हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को एनालिटिकल पैराग्राफ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी। मैंने आप लोग को एनालिटिकल पैराग्राफ से रिलेटेड मार्किंग स्कीम और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, ठीक है। सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस 10 एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एनालिटिकल पैराग्राफ। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो देख लेना एनालिटिकल पैराग्राफ का। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग को ये वीडियो समझ नहीं आएगा। ओके, I will give the link of the last video in the description or in the I button above. Okay, you can check that video out. Now, first of all, the first example is related to the violence अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि भाई अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, ठीक है। औरतों को बहुत ज़्यादा वायलेंस सहन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो डेटा दिया हुआ है इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है। और इसके अंदर क्या बोला गया है कि भाई 21% वुमेन ऐसी हैं जिनको एक दिन में 3 या 3 से ज़्यादा बार वायलेंस सहना पड़ता है, ठीक है। 17% वुमेन ऐसी हैं जिनको एक दिन में एक बार वायलेंस सहना पड़ता है। और 17% वुमेन ऐसी हैं जिनको मोर देन वन टाइम अ वीक, मतलब कि एक हफ्ते में एक से ज़्यादा बार वायलेंस सहना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा 12% वुमेन ऐसी हैं जिनको वीकली, हर वीक में एक बार वायलेंस सहना पड़ता है, ठीक है। 21% वुमेन ऐसी हैं जिनको कभी भी वायलेंस नहीं सहना पड़ता एंड 12% इज़ अदर्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक पाई चार्ट को रीड करना आप लोग को आना चाहिए। देखो यहाँ पर कलर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हर चीज़ का कलर दिया हुआ है, ठीक है। हर चीज़ का कलर दिया हुआ है एंड यू कैन सी दैट ओके, सो यू कैन सी दैट कलर से ही आइडेंटिफाई करा है मैंने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डार्क ब्लू कलर है एंड डार्क ब्लू कलर से ही मैंने आइडेंटिफाई करा कि भाई 21% जो वुमेन है उनको 3 या 3 से ज़्यादा बार वायलेंस सहना पड़ता है एक दिन में। ओके, सो इस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो इस चीज़ को आप लोग एनालिटिकल पैराग्राफ के फॉर्म में कैसे लिखोगे, ठीक है। मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को 4 पैराग्राफ लिखने होते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ में आप लोग को टोटल 4 पैराग्राफ लिखने होते हैं। ओके, सो इस केस में आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखोगे? आप लोग ऑफकोर्स फर्स्ट पैराग्राफ ये लिखोगे कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू, ठीक है। इस तरीके से जो भी वायलेंस की सिचुएशन है इंडिया में, ठीक है, वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है आप उसको पूरा डिस्क्राइब करोगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, ठीक है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आप लोग को कभी भी कोई फिगर्स नहीं लिखने होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 21%, 17%, 12%, 21%, ये चीज़ आप लोग को कभी भी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में नहीं लिखनी है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आप लोग को सिर्फ ये लिखना है कि भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा वुमेन जो हैं वो वायलेंस सहती हैं और बहुत ज़्यादा परसेंटेज वुमेन का ऐसा है जो कि रोज़ वायलेंस सहता है, वीक में एक बार वायलेंस सहता है। तो इस तरीके से आप लोग को सिर्फ सिचुएशन का इंट्रोडक्शन देना होता है फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। नाउ कम्स सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ। सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ जो होता है उसके अंदर आप लोग को एनालिसिस करना होता है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। तो जो बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ में, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिंपली बस इस चीज़ को लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे क्या करेंगे, दे विल राइट 21% वुमेन फेस वायलेंस 3 और मोर टाइम्स पर डे, ठीक है। उसके बाद वो लोग लिखेंगे 17% वुमेन फेस वायलेंस डेली, ठीक है। उसके बाद वो लोग इस तरीके से पूरा बस परसेंटेज की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी, ठीक है। आप लोग को कोई चीज़ एनालाइज करने के लिए बोली गई है, आप लोग को ये नहीं बोला गया है कि बस उस चीज़ को रिटन फॉर्म में लिख दो। आप लोग को ये नहीं बोला गया है कि डेटा को बस रिटन फॉर्म में लिख दो, सेंटेंसेस के फॉर्म में लिख दो। आप लोग को बोला गया है कि भाई इस डेटा को एनालाइज करो। तो आप लोग को इस डेटा के अंदर से ऐसी चीज़ें निकालनी हैं जो कि आप लोगों ने खुद ने एनालाइज करी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट मी टेल यू, ठीक है। सो दिस इज़ 21%, ठीक है। मतलब कि डेली 3 टाइम जितने परसेंट वुमेन वायलेंस सहती हैं वो 21% है, ठीक है। और दिस इज़ 17%, मतलब डेली एक टाइम जितने परसेंट वुमेन वायलेंस सहती हैं दैट इज़ 17%। एंड दिस इज़ ऑल्सो 17%, मतलब मोर देन 1 टाइम पर वीक जितनी वुमेन वायलेंस सहती है दैट इज 17%. सो इफ आई सम 21 + 17 + 17 इट कम्स आउट टू बी 14. अगर मैं 21, 17, 17 का सम करूं तो 55% आ गया. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इंडिया अपनी कंट्री में ऐसी 55%
लेडीज़ हैं, ऐसी 55% वुमेन हैं जो कि वीक में एक बार तो उन पे वायलेंस होता ही होता है। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है। अगर आप लोग डेटा को इस तरीके से एनालाइज करोगे कि उस डेटा के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आए, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स निकल के आए, तो आप लोग के एग्जाम में मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि there is a good sign कि 21% वुमेन दे आर एजुकेटेड, दे नो अबाउट देयर राइट्स, तो इसलिए उनके साथ अभी तक वायलेंस नहीं हुआ है, ठीक है। बट जो वुमेन हैं जो कि थोड़े इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन से आती हैं, या फिर ऐसी वुमेन हैं जो कि कम एजुकेटेड हैं, उनके साथ एटलीस्ट वीक में एक बार तो वायलेंस होता ही होता है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग इशू, ठीक है। उसके बाद आप लोग इन परसेंटेजेस में से और भी कोई परसेंटेज लिख सकते हैं सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में। उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में आप लोग कंक्लूजन में जो भी आप लोगों ने टोटल एनालिटिकल पैराग्राफ में लिखा है उसको कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि भाई इतनी सारी वुमेन पे अभी तक वायलेंस हो रहा है इंडिया में, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग इशू एंड ऑल ऑफ दैट। सो इस तरीके से आप लोग अपना पूरा जो एनालिटिकल पैराग्राफ है उसको कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अनदर डेटा, ये मैंने कोरोना वायरस केसेस का डेटा लिया है। सो कोरोना वायरस केसेस का डेटा है इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में इतने टोटल कोरोना वायरस केसेस हैं अभी तक, और इतनी डेथ्स हो चुकी हैं, ठीक है, और इतने लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक है। सो अराउंड 2.7 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हैव सफर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस इन इंडिया। उसके अंदर से 53,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, एंड 2.7 मिलियन में से 2 मिलियन लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन, ठीक है। इंडिया में ये बहुत अच्छा साइन है कि भाई 2.7 मिलियन के अंदर से 2 मिलियन लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं, 53,000 जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। सो इसको आप लोग कैसे एनालाइज करेंगे? सबसे पहले देखो, आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग लिखेंगे कि कोरोना वायरस डिजीज़ क्या है, ठीक है, मार्च में आई थी इंडिया में, और कैसे धीरे धीरे पहले इंडिया में सिर्फ हंड्रेड्स में केसेस थे, और कैसे केसेस डबल होते गए एंड देखते ही देखते जो केसेस हैं वो मिलियंस में पहुंच गए। 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन से भी ज़्यादा, दैट इज़ 2.7 मिलियन कोरोना वायरस केसेस हैं इंडिया में, ठीक है। ये सब आप लोग लिखेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, ठीक है। मैंने बोला था कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप लोग को ज़्यादा फिगर्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग सिर्फ कोरोना वायरस का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आप लोग सब कुछ एनालाइज करके लिख सकते हैं कि भाई अगस्त में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो 2.7 मिलियन हैं, जिसके अंदर से इतनी डेथ्स हैं और इतने लोग रिकवर हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, बट अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि 2.7 मिलियन केसेस के अंदर से जो 2 मिलियन लोग हैं वो रिकवर हो चुके हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आप लोग को एनालाइज करना पड़ेगा डेटा को, ठीक है। डेटा आप लोग को दे रखा होगा, डेटा का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सिर्फ इस डेटा को आप लोग को सेंटेंस के फॉर्म में लिख के नहीं आना है, आप लोग को इस डेटा को एनालाइज करना है पूरा। आप लोग को लिखना है कि भाई कितनी कम डेथ हुई है, ठीक है। इंडिया की जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो रिकवर हो चुके हैं। इस तरीके से आप लोग को सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में इस चीज़ को पूरा एनालाइज करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को फोर्थ पैराग्राफ में क्या लिखना है कि वही केसेस डबल होते रहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब जो भी आप लोगों ने ऊपर लिखा है उसका पूरा कंक्लूजन करना है आप लोग को फोर्थ पैराग्राफ में। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ दिस इज अ डेटा। ये बेसिकली एक कंपनी का डेटा है कि एक कंपनी कितने कितने टाइम में क्या क्या बेच रही है, ठीक है। सो दिस कंपनी, ये जो कंपनी है इसने ये इन डेट्स पे, दैट इज 2 जनवरी को, ठीक है, वॉशिंग मशीन बेची, ठीक है, 6 वॉशिंग मशीन बेची और एक वॉशिंग मशीन का कॉस्ट था 500, तो टोटल उसकी सेल्स हुई 3000 की, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो पूरा डेटा आप लोग को दिया हुआ है और आप लोग को इस डेटा को एनालाइज करना है। सो फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग इस कंपनी का इंट्रोडक्शन लिखोगे कि भाई इस कंपनी में बहुत सारे सेल्स पर्सन हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग चीज़ें बेचते हैं हर दिन, ठीक है। उसके बाद आप लोग सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखोगे? सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में आप लोग लिखोगे कि बेसिकली आप लोग को इस डेटा को देख के इसका एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ मुझे इस डेटा को देख के क्या लग रहा है कि मुझे इस डेटा को देख के लग रहा है कि सबसे पहले अगर पैसों की बात करें, सेल्स की बात करें, तो रेफ्रिजरेटर ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं, ठीक है। यू कैन सी भाई रेफ्रिजरेटर ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं। अगर आप लोग इधर टोटल करके भी देख लो तो रेफ्रिजरेटर ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं आउट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि मैं ये भी एनालाइज करके लिख सकती हूँ कि भाई किस सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा सेल करी है, ठीक है। इन चारों सेल्स पर्सन में से कौन से सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा सेल करी है, ठीक है। उसके अलावा मैं
ये भी एनालाइज करके लिख सकती हूँ कि भाई कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा अमाउंट में बिका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव और डिश वॉशर, ये दोनों ऐसे आइटम हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में बिक रहे हैं। दैट इज़ देखो एक दिन 11 माइक्रोवेव बिके, 8 डिश वॉशर बिके, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें एनालाइज करके लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये भी एनालाइज करके लिख सकते हो कि भाई पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कितना एफिशिएंट है और कितना ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, जैसे मैंने आप लोग को बताया रेफ्रिजरेटर है, उसकी सेल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये भी एनालाइज करके लिख सकते हो कि भाई कौन से आइटम की जो सेल्स है वो सबसे कम है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में आप लोग पूरा कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आप लोग को हर चीज़ जो भी आप लोग एनालाइज कर सकते हो वो लिखना है, ठीक है। मैंने आप लोग को यहाँ पर 5-6 चीज़ें बता दी है। पॉइंट नंबर 1 कि भाई कौन सा सेल्स पर्सन सबसे ज़्यादा सेल्स कर रहा है, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि भाई ये माइक है, ठीक है, माइक की जितनी भी सेल्स हैं उसका सम कर दो, अब्दुल की जितनी भी सेल्स हैं उसका सम कर दो, ठीक है। ये जो थर्ड सेल्स पर्सन है इसकी जितनी भी सेल्स हैं उसका सम कर दो, और फोर्थ सेल्स पर्सन है उसकी जितनी भी सेल्स हैं उसका सम कर दो। तो जब अगर आप लोग सम कर दोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि भाई कौन सा सेल्समैन सबसे ज़्यादा सेल्स कर रहा है, ठीक है। नाउ अभी तक मैंने सम तो नहीं करा, बट मुझे रफ आइडिया लग गया कि ये जो फर्स्ट सेल्स पर्सन है सबसे ज़्यादा सेल्स कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड चीज़ में क्या एनालाइज कर सकती हूँ कि भाई कौन सा प्रोडक्ट सबसे कम, कौन सा आइटम सबसे कम बिक रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में आई थिंक वॉशिंग मशीन सबसे कम बिक रही है, 336। डिश वॉशर की बात करें अगर तो यू कैन कैलकुलेट, लाइक मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो वॉशिंग मशीन की बात करें तो 6 + 3 + 1 + 3, ओके, सो इट कम्स आउट टू बी 13 फॉर वॉशिंग मशीन। इसी तरीके से आप लोग को डिश वॉशर का कैलकुलेट करना है, ओके। तो देखो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया कि वॉशिंग मशीन की जो क्वांटिटी है वो 16 है, डिश वॉशर की 22 है, माइक्रोवेव की 24 है और रेफ्रिजरेटर की 14 है। इसका मतलब क्वांटिटी वाइज देखें तो वॉशिंग मशीन की जो क्वांटिटी है वो सबसे कम है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें तो यूनिट कॉस्ट भी आप लोग एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे अच्छी जो चीज़ है एनालाइज करने के लिए वो सेल्स हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जो रेफ्रिजरेटर की सेल्स है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से जिस भी आइटम की सेल सबसे कम है ये आप लोग सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को कंक्लूजन में पूरा लिखना है कि भाई कौन सा सेल्स पर्सन वर्स्ट था, कौन सा सेल्स पर्सन बेस्ट था, कैसी चल रही है कंपनी की सेल्स, ठीक है। ऑल ऑफ दिस यू हैव टू राइट इन कंक्लूजन। कंक्लूजन 3 से 4 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन जो है वो आप लोगों का है सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ। सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में आप लोग को एनालिसिस करना होता है और वही सबसे मैक्सिमम लेंथ के होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन जो है वो 2-3 लाइन का होगा, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ 2-3 लाइन का होगा, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ जो होंगे वो सबसे मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम लाइंस कवर करेंगे, और जो लास्ट कंक्लूजन वाला पैराग्राफ भी होगा उसके अंदर भी 2-3 लाइंस ही आप लोग को लिखनी है, ओके। नाउ कम्स नेक्स्ट, सो वी हैव डिस्कस्ड 3 एग्जाम्पल्स टिल नाउ, दिस इज द 4th एग्जाम्पल। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज लाइन ग्राफ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेटा जिसको आप लोग को एनालाइज करना आना चाहिए। सो दिस इज द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट ईयर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ब्लू लाइन की तो इट डिपिक्ट्स बियर्स, ऑरेंज लाइन डिपिक्ट्स डॉल्फिन एंड द ग्रे लाइन डिपिक्ट्स द व्हेल्स, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन अगर अभी आप लोग सिर्फ ब्लू लाइन देखो, ठीक है, तो 2017 की अगर मैं बात करूं तो 2017 में बियर की पॉपुलेशन 0 थी, 0 से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा 2019 में जो बियर की पॉपुलेशन है वो देखो अराउंड 90 हो गई 2019 में बियर की पॉपुलेशन। 2018 में बियर की पॉपुलेशन अराउंड 50 थी, ठीक है। उसके अलावा 2020 में बियर की पॉपुलेशन 120 थी, 2021 में बियर की पॉपुलेशन 140 थी, 2022 में बियर की जो पॉपुलेशन थी वो 180 थी, ओके। इसी तरीके से आप लोग ऑरेंज लाइन का एनालिसिस कर सकते हो। सो 2017 में डॉल्फिन्स की जो पॉपुलेशन थी दैट इज़ 150, ठीक है। और 2017 से लेकर अभी तक डॉल्फिन्स की जो पॉपुलेशन है वो गिरती गई है, कभी भी बढ़ी नहीं है, वाइल एज बियर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एनालिसिस, ठीक है।
जो बियर की पॉपुलेशन है वो 2017 से लेकर अभी तक बढ़ रही है, ठीक है। वाइलस डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन पहले बहुत ज़्यादा थी बट अभी अभी घटती जा रही है, घटती जा रही है। और अगर बात करें वेल्स की, तो वेल्स की पॉपुलेशन जो है वो एवरेज ही है, ना ज़्यादा बढ़ रही है ना ज़्यादा घट रही है, ठीक है। कभी थोड़ी बढ़ती है और कभी थोड़ी घटती है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग लिखोगे कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन क्या है, मतलब कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिफरेंट ईयर्स में आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग को सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन देना है। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आप लोग को मेन एनालिसिस करना है, आप लोग को लिखना है कि भाई जो डॉल्फिन की पॉपुलेशन है वो पहले बहुत ज़्यादा थी, दैट इज़ 2017 की अगर बात करें तो 150 थी डॉल्फिन की पॉपुलेशन अराउंड, और वो धीरे धीरे कम होते होते 2022 में अराउंड 0 तक पहुंच चुकी है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग इशू। इसी तरीके से आप लोग बियर्स और वेल्स की जो पॉपुलेशन का पूरा ट्रेंड है वो एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं वापस आप लोग को बता दूं कि आप लोग को हर चीज़ के फिगर्स नहीं लिखने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये लिख सकते हो कि भाई बियर्स की पॉपुलेशन पहले 0 थी, बीच में बढ़ते वो एंड में 200 हो गई, ठीक है। तो आप लोग 0 लिख सकते हो, 200 लिख सकते हो। अब ये नहीं है कि आप लोग को हर ईयर की पॉपुलेशन लिखनी ही है, ठीक है। आप लोग को सिर्फ उसको एनालाइज करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन की आप लोग पहले लिख सकते हो कि 2017 में अराउंड 150 थी डॉल्फिन की पॉपुलेशन, एंड धीरे घटते 2022 में वो 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हो कि भाई कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा घट गई डॉल्फिन की पॉपुलेशन, तो वो कैसे एनालाइज करना होता है, लेट अस सी। तो देखो यहाँ पर 150 है पॉपुलेशन इस ईयर में, ठीक है। इस ईयर में कितनी है, अराउंड 80 देख लेते हैं। इस ईयर में कितनी है, अराउंड आई शुड से 30। इस ईयर में कितनी है, 10, 5 एंड 0। तो देखो सबसे शार्प ट्रेंड मतलब कि सबसे ज़्यादा कम कब हुई है डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा कम डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन हुई है 2017 से लेकर 2018 में। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग हर टाइम पे बस इसका काउंट करके लिख के पैराग्राफ के फॉर्म में आ गए, ठीक है। एनालिसिस का मतलब होता है कि जो भी आप लोग को डेटा दिया हुआ है उसके अंदर से इंपॉर्टेंट एनालिसिस निकालना, ठीक है। सो ऐसे निकालते हैं, मैंने आप लोग को अभी एग्जांपल दिया, ठीक है। उसके अलावा आप लोग वेल्स का तो एग्जांपल खुद दे ही सकते हैं कि भाई वेल्स की जो पॉपुलेशन है वो 2017 में 80 थी, ठीक है। उसके बाद वो कम हो गई, ठीक है, 2018 में, बट 2019 में वापस वो 100 हो गई। तो यहाँ पर आप लोग 80 लिख सकते हो, अपने पैराग्राफ में 100 लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट लिखोगे कि एंड में अभी जो वेल्स की पॉपुलेशन है दैट इज़ अबाउट 70 विच इज़ नॉर्मल, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग को सेकंड और थर्ड पैराग्राफ लिखना है। और आप लोग को कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में आप लोग लिखोगे कि वेल्स की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, वेल्स की जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है, डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन कम हो रही है और बियर्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कंक्लूड कर दोगे। नाउ दिस इज़ अगेन द डेटा ऑफ अ कंपनी का डेटा है जुलाई और अगस्त का, ठीक है। जुलाई और अगस्त में कंपनी ने कितनी सेल्स करी हैं। सो ये जो ग्राफ है इसको भी रीड करना आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को सिंगल बायोग्राफ रीड करना आता है बट दिस इज़ कॉल्ड एज डबल बायोग्राफ, और भी बहुत सारे नाम होते हैं इसके। सो जुलाई इज़ डिनोटेड बाय ब्लू कलर एंड अगस्त इज़ डिनोटेड बाय रेड कलर, एंड ये वीक 1 है, वीक 2 है, वीक 3 है, वीक 4 है, ठीक है। तो वीक 1 की अगर बात करें तो वीक 1 के जुलाई की बात करें तो जुलाई वीक 1 में सिर्फ 500 सेल्स हुई थी, लेकिन अगस्त वीक 1 में 800 सेल्स हुई हैं। वीक 2 की बात करें तो जुलाई वीक 2 में 800 सेल्स हुई थी और अगस्त वीक 2 में 900 सेल्स। वीक 3 में जुलाई वीक 3 में 700 सेल्स एंड अगस्त वीक 3 में 600 सेल्स, ठीक है। सो इस तरीके से डेटा को रीड करना हो गया। सो फर्स्ट पैराग्राफ आप लोग को जब इंट्रोडक्शन लिखना है, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आप लोग को एनालाइज करके लिखना है। तो आप लोग लिखोगे सबसे पहले तो कि ओवरऑल सेल्स जो हैं वो जुलाई में ज़्यादा हुई हैं कि अगस्त में ज़्यादा हुई हैं। तो एज़ आई कैन सी मेरे हिसाब से तो जो ओवरऑल सेल्स की अगर बात करें तो वो लेट अस जस्ट एनालाइज। सो अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई में 500 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 900, सो दिस इज़ फॉर जुलाई, ठीक है। और अगर अगस्त की बात करें तो 800 प्लस 900 प्लस 600 प्लस 800, सो दिस इज़ अगस्त एंड दिस इज़ जुलाई। सो अगर कैलकुलेट करें
तो आई थिंक अगस्त में ज़्यादा सेल्स हुई हैं ओवरऑल। सो इस तरीके से आप लोग ये एनालाइज करके लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ये भी एनालाइज करके लिख सकते हो कि भाई जुलाई में जो इनिशियल वीक था, दैट इज़ वीक 1, उसके अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा कम पड़ गई थी, इसकी वजह से जुलाई की ओवरऑल सेल्स कम थी, ठीक है। तो जुलाई की वीक 1 की सेल्स बहुत कम थी, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ये लिख सकते हो कि वीक 3 जो है, जुलाई और अगस्त दोनों का ही इतना अच्छा नहीं था सेल्स के मामले में, मतलब दोनों में ही बहुत नॉर्मल सेल्स हुई है वीक 3 में, जुलाई और अगस्त में, ठीक है। सो दिस इज़ एन एनालिसिस यू कैन डू, ठीक है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर फिगर्स मेंशन कर सकते हो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग ओवरऑल जो अभी मैंने आप लोग को सम करके बताया वो मेंशन कर सकते हो, टोटल सम, ठीक है। उसके अलावा आप लोग वीक 1 के फिगर्स मेंशन कर सकते हो कि वीक 1 में जुलाई में बिल्कुल 500 सेल्स हुई थी और अगस्त में 800 सेल्स हो गई थी। इस तरीके से यू कैन मेंशन द फिगर्स बट नॉट ऑल फिगर्स, ठीक है। तो आप लोग फिगर्स मेंशन कर सकते हो जो भी आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में, एंड कंक्लूजन आप लोग को लिखना है अपने हिसाब से। दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था, बट स्टार्टिंग में मैंने बहुत सिंपल बायोग्राफ का एग्जाम्पल दिया था, सॉरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था, बट वो बहुत सिंपल बायोग्राफ का एग्जाम्पल था पॉपुलेशन का, बट दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन 3 कंट्रीज, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आप लोग को कंपैरिजन का एक क्वेश्चन कराया है जस्ट इससे पहले, तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये कंपैरिजन का क्वेश्चन आप लोग खुद करें, ओके। सिर्फ मैं आप लोग को समझा देती हूँ। देखो 3 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 3 ईयर्स हैं, 1980, 1990 एंड 2000, ठीक है। और तीनों ईयर्स में अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, मेक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। सो पॉपुलेशन के बीच में कंपैरिजन किया गया है। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में 1980 में इतनी पॉपुलेशन थी, 1990 में इतनी थी और 2000 में इतनी पॉपुलेशन थी, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का ये ट्रेंड है, मेक्सिको का ये ट्रेंड है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो थ्रू आउट द ईयर्स बहुत ज़्यादा बड़ी है बाकी सारे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, ठीक है। नाइजीरिया की पॉपुलेशन 1980 में तो नॉर्मली थी, ठीक है, बट उसके बाद 1990 और 2000 में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, वो पहले 50 मिलियंस में थी कुछ, ठीक है, और अभी वो 60 मिलियंस में है, दैट इज़ 1980 में वो 50 मिलियंस में थी और 2000 में वो सिर्फ 60 मिलियन में ही है। तो यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। उसके अलावा फ्रांस से आप लोग ये एनालिसिस कर सकते हो कि 1980 और 1990 में फ्रांस की पॉपुलेशन अराउंड 55 मिलियन ही रही, ठीक है, बट 2000 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो अराउंड 65 मिलियन तक पहुंच गई, ओके। सो दिस इज द काइंड ऑफ एनालिसिस यू कैन डू, ठीक है। मैं अगेन बोल रही हूँ, आप लोग को एनालाइज करनी है डिफरेंट चीज़ें, डेटा को देख के आप लोग को सिर्फ डेटा को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ लिखेंगे फ्रांस की पॉपुलेशन इस साल में इतनी थी, यूके की इस साल में इतनी थी, इस साल में इतनी थी। तो ऐसे आप लोग को मार्क्स नहीं मिलने वाले। आप लोग को इसको एनालाइज करना है पूरा, ठीक है। एनालाइज करना है कि भाई कौन से कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी, कौन से कंट्री की पॉपुलेशन कम बढ़ी, कौन से कंट्री की पॉपुलेशन कांस्टेंट रही। सो दिस इज द काइंड ऑफ एनालिसिस यू नीड टू डू, ओके। सो नाउ दिस इज एन असाइनमेंट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है एंड दिस इज ऑल्सो अ बायोग्राफ, ठीक है। ये बायोग्राफी है बट हॉरिजॉन्टली नहीं बनाया है, इसको वर्टिकली बनाया है, ओके। सॉरी, इसको वर्टिकली नहीं बनाया है, इसको हॉरिजॉन्टली बनाया है, ठीक है। ये जितने भी आप लोग अभी तक बायोग्राफ देख रहे हो, दीज आर वर्टिकल वाइल एज दिस वन इज हॉरिजॉन्टल। तो ये कुछ नहीं है। एक्टिवएक्स, जावा और नेट, इन तीनों कंप्यूटर पैकेजेस को, ठीक है, कितनी बार डाउनलोड किया गया है इंटरनेट से थ्रू आउट द वीक, ठीक है। तो वीक 1 की बात करें, अगर वीक 1 की बात करें तो एक्टिवएक्स को सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है और नेट को सबसे कम डाउनलोड किया गया है, ठीक है। थ्रू आउट द वीक्स अगर बात करें तो एक्टिवएक्स जो है उसको सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है और जो नेट है उसको बहुत कम डाउनलोड किया गया है, ठीक है। वाइल एज जो जावा है उसको कॉन्स्टेंट ही डाउनलोड कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप लोग को इसका एनालाइज करना है। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ओके। सो रेवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम, और एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, ठीक है। तो जनवरी में जो एक्सपेंसेस थे, ठीक है, मतलब जो खर्चे थे वो इतने थे और जो इनकम थी, रेवेन्यू था, वो थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। इस तरीके से फरवरी में ये सिचुएशन थी, मार्च, अप्रैल, थ्रू आउट द ईयर आप लोग को सिचुएशन बताई गई है और इसका आप लोग को एनालिसिस करना है, ओके।
तो जो सबसे बेसिक बात है यहाँ पर आप लोग को पता होनी चाहिए वो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। ऑफ कोर्स आपकी जो इनकम या फिर जो आपका रेवेन्यू होना चाहिए वो हमेशा आपके एक्सपेंसेस से, मतलब आप लोग के खर्चों से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जो आप लोग कमा रहे हो अगर वो आप लोग के खर्चों से ज़्यादा हुआ तो ही अच्छी सिचुएशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर सैलरी 20,000 है, ठीक है, 20,000 मेरी सैलरी है, ठीक है, और मैं खर्चा करती हूँ 10,000 का, ठीक है, 10,000 का मैं खर्चा करती हूँ, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक और एग्जांपल ले लो, अगर मेरी सैलरी 20,000 है और अगर मैं खर्चा कर रही हूँ 50,000 का, सो दिस इज़ नॉट अ वेरी नाइस थिंग, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमेशा जो रिवेन्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए और एक्सपेंसेस कम होने चाहिए, मतलब आप लोगों की जो कमाई है, आप लोग की नहीं, जनरली जो कमाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए और खर्चा कम होना चाहिए, ठीक है। तो जनवरी के महीने में यही हुआ है कि भाई जो कमाई है, ठीक है, वो ज़्यादा हुई है और खर्चा कम है, ठीक है, और पूरे साल में थ्रू आउट यही ट्रेंड देखने को मिला है, ठीक है। बट अगर तो यहाँ पर द ब्लू डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंसेस एंड द रेड डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द रेवेन्यू, ठीक है। तो हमेशा रेवेन्यू जो है वो ऊपर होना चाहिए, दैट मीन्स रेड डॉट जो है वो ऊपर होना चाहिए, ब्लू डॉट नीचे होना चाहिए, ठीक है, हमेशा, ठीक है। तो ऑल द मंथ, सारे मंथ में यही है कि भाई जो रेड डॉट है वो ऊपर है और ब्लू डॉट है वो नीचे है, ठीक है। बट सिर्फ एक अकेला ऐसा मंथ है दैट इज़ फेब्रवरी जिसके अंदर रिवेन्यू तो कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। सो नंबर 1 बिगेस्ट एनालिसिस विच यू कैन डू इज़ कि फेब्रवरी ऐसा मंथ है जिसमें रिवेन्यू, मतलब कि जो इनकम आ रही है वो तो कम आ रही है लेकिन खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके का एनालिसिस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप लोग मई और जून का एनालिसिस कर सकते, सॉरी, मई और नवंबर का एनालिसिस कर सकते हो कि भाई मई और नवंबर में जो मार्जिन है बिटवीन एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू वो ज़्यादा नहीं बचाया गया है, मतलब कि एक्सपेंसेस और रिवेन्यू ऑलमोस्ट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं मई और अक्टूबर के मंथ में, ओके उसके अलावा आप लोग सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स लिख सकते हो कि भाई जून में जो जून से अगर बात करें, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन मंथ्स में जो रेवेन्यू था, ठीक है, वो थोड़ा कम हो गया था, राइट। रेवेन्यू कम हो गया था मतलब कि इनकम कम हो गई थी, तो इनकम कम हो गई थी तो उन्होंने पैसे भी कम खर्च किए, एक्सपेंसेस भी कम खर्च किए, वाइलस इनकम मैक्सिमम थी जनवरी में, ओके। सो दीज आर द काइंड ऑफ एनालिसिस यू कैन डू। सो दिस इज़ वेरी नाउ द नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी ईजी टेबल, ठीक है। तो इस टेबल में क्या बता रखा है कि अलग अलग जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो कितना ग्रो करते हैं, ठीक है। तो 3 प्लांट्स दे रखे हैं, दीज आर साइंटिफिक नेम्स, तो आई एम टेकिंग दिस एज जेड, दिस एज सी एंड दिस एज सी ए, ठीक है। तो ये 3 प्लांट्स हैं, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कितना ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसकी आप लोग को टेबल दे रखी है, इसके अंदर से आप लोग को एनालिसिस निकालना है, ठीक है। इस टाइप का डेटा भी आप लोग को एग्जाम में मिल सकता है, राइट। सो अगेन नाउ अब ये आई थिंक आप लोग को खुद को ट्राई करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है। बट क्योंकि इस तरीके का टेबल वाला डेटा मैंने अभी तक आप लोग को करवाया नहीं है, ठीक है, और आई थिंक मैंने करवा दिया है अभी थोड़ी देर पहले, वेट लेट मी सी, ओके टेबल वाला डेटा मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ, तो आई थिंक ये अब आप लोग को खुद ट्राई करना चाहिए, ओके। सो दिस इज़ नाउ आवर 10th एग्जाम्पल, ये 10th एग्जाम्पल है, ओके। 10th एग्जाम्पल, नाउ 10th एग्जाम्पल क्या है कि भाई सैलरी और कार प्राइस का एग्जाम्पल है। ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये जो डॉटेड लाइन है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, आप लोग को सिर्फ पॉइंट्स को ही देखना है, ठीक है। तो अगर जिस इंसान की सैलरी कम होगी ऑफकोर्स वो थोड़ी सस्ती कार खरीदेगा, जिस इंसान की सैलरी ज़्यादा होगी वो थोड़ी महंगी कार खरीदेगा। तो ये डेटा यही शो कर रहा है। अभी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले ही स्कैटर प्लॉट ये एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर 2 कलर्स का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, विच इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। अगर इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ डिफिकल्ट है, वाइलस दिस ग्राफ इज़ वेरी इजी। तो अगर आप लोगों को ये समझ आ चुका है तो आई डोंट थिंक कि इसको सॉल्व करने में अब आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगी। तो आई होप कि 10 एग्जाम्पल्स मैंने इस वीडियो में अच्छी तरीके से कवर करवाए हों। अगर उसके बाद भी आप लोग को किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। मैं मेक श्योर करती हूँ कि सारे कॉमेंट्स का रिप्लाई करूँ। एंड प्लीज़ यार, प्लीज़ शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। लेट्स जस्ट एम कि इस वीडियो पे एटलीस्ट 2-3 हज़ार व्यूज़ तो आएँ, बिकॉज आई कैनॉट, मेरे
को दिख नहीं रहा था यूट्यूब पे कि कोई किसी ने एग्जाम्पल का वीडियो बनाया है एनालिटिकल पैराग्राफ के एग्जाम्पल्स का वीडियो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस साल CBSE में एनालिटिकल पैराग्राफ आने वाला है, विच मीन्स कि आप लोग के सब दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर यार, अगर यहाँ तक देख लिया है और शेयर नहीं किया तो दैट्स वेरी बैड अभी तक अगर शेयर नहीं किया तो। सो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर एंड लेट्स जस्ट एम फॉर 2000 व्यूज़ एंड 100 likes. Okay, so thank you and have a nice day. Bye.